हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और क्योंकि अब केवीएस एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं और किन्हीं कारणों की वजह से मैं थ्योरी पार्ट आपको ज़्यादा नहीं करा पाई हूँ, मतलब करा ही नहीं पाई हूँ। जो पहले का है वो जो करा रखा है वो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम या कुछ और इश्यूज होते हैं उनकी वजह से बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो है, जो पीआरटी की डेट आई है, बेसिकली जो केवीएस एग्जाम जो पीआरटी का है उसका 20 से 28 फरवरी के बीच पेपर होना भी एक्सपेक्टेड है। तो मैंने सोचा कि थ्योरी पार्ट से बेटर रहेगा कि क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कराती जाए। तो ये बेसिकली इसमें आपको मैं 10 क्वेश्चंस लेकर इस सीरीज में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। बेसिकली जो ये क्वेश्चंस है ये कुछ नए टॉपिक्स और पहले लूंगी, क्योंकि नए टॉपिक्स जो आपके इंक्लूड हुए हैं आपने पढ़ लिया होगा। एक निपुण भारत की पूरी पीडीएफ है जो काफी सर्कुलेट ऑलरेडी हो चुकी है। आप अगर गूगल पे भी निपुण भारत करके टाइप करेंगे पीडीएफ करके तो भी एक पीडीएफ पूरी खुल के आ जाएगी। उसमें पूरा FLN मिशन है, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसमें पूरा है। ओके, साथ ही साथ NEP के क्या पॉइंट्स है इसको लेकर, बाल वाटिका के बारे में, वो सब आप पढ़ लीजिए क्योंकि वो सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है। तो उसको कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई होप कि इतना तो आपका सिलेबस में आप कवर कर चुके होंगे। तो बेसिकली मैं टॉपिक वाइज जो है आपको एमसीक्यू सीरीज करा रही हूँ कि आपकी टेस्टिंग हो जाए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ अटेंड करें। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की वीडियो रखूंगी ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो ही ना इसमें। ओके, सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम लग गया। आज का जो टॉपिक है वो है फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। मैंने लिटरेसी इसमें नहीं लिया है, याद रखिए। मैंने आज के क्वेश्चन में सिर्फ मैथ्स की स्किल्स को इंक्लूड किया है न्यूमेरेसी को लेकर, और बीच बीच में निपुण भारत की जो पूरी पीडीएफ है उसका कौन सा पोर्शन है, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती रहूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। अगेन कि आप साथ साथ आंसर करें तो बेटर है। हालांकि ये एक लाइव वीडियो नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बट ये प्रीमियर है तो आप जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मतलब आप इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप साथ में प्रीमियर के टाइम पे देख रहे हैं तो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक चीज और, हिंदी मीडियम में हिंदी में नहीं ला पाई क्वेश्चंस को, उसका भी एक रीजन है, बहुत टाइम लगता है उस चीजों में। तो बेटर है कि हिंदी वाले भी थोड़ा सा, क्योंकि निपुण भारत आई थिंक पूरी इंग्लिश में है, हिंदी में किसी को पीडीएफ मिली हो तो आई गेस मिली भी हो किसी को, बट ये है कि इंग्लिश में पीडीएफ है तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज आप इंग्लिश में रखिए, क्योंकि केवीएस जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों पर चलता है। इंटरव्यू के टाइम पे भी वो आपसे कुछ भी इंग्लिश हिंदी में कुछ भी कर सकते हैं। Which of the following scenarios is not involved in the word problems related to addition and subtraction? क्वेश्चन है कि जब आप प्लस और माइनस के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, तो इनमें से कौन सी चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ये आपको बताना है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि चीजों का जब आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती रहूंगी। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, या फिर कॉम्बिनेशन होता है 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स का हो गया, 5 ऑब्जेक्ट्स का हो गया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की बात हो गई। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी को घटाना या फिर उसका बढ़ना। और नेक्स्ट है कंपैरिजन करना ऑब्जेक्ट्स का। तो कौन सा वर्ड प्रॉब्लम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप इसका आंसर कीजिए, आप लाइव चैट में कैसे भी करके वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है आप आंसर देखें। तो देखिए, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन तो होता ही होता है। ओके, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है। सेम क्वांटिटी का जो है इंक्रीज भी करते हैं तो आपका एडिशन हो जाता है, डिक्रीज करते हैं तो माइनस हो जाता है। कंपैरिजन तो होता ही है, जब आपको कहा जाता है कि एक ग्रुप में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक ग्रुप में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सॉरी 4 बच्चे बैठे हुए, तो ए और बी में से किसके बच्चे कहाँ ज्यादा है किस ग्रुप में, ये सब कंपेयर करना और ये सब चीज होता ही है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाकी ये तीनों चीजें जो है इसका पार्ट होगी। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, बट स्टिल। उसके बाद है नंबर्स दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट द साइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज बताना है तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। देखिए, 3 टाइप के नंबर होते हैं, वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनका भी बता दूंगी क्या होता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये बताना है कि जब आपको साइज ऑफ ग्रुप बताना है, किसी ग्रुप का साइज बताना है एग्जैक्ट, तो आप कौन से वाला नंबर होगा जो आपका यूज होगा। ऑर्डिनल नंबर्स होंगे, कार्डिनल नंबर्स होंगे, नॉमिनल होंगे, या सारे ही होंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर कीजिए इसका, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, बस थोड़ा ये कि कुछ सेकंड्स में आप आंसर कीजिए ताकि आपकी भी स्पीड चेक हो जाए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डिनल नंबर्स। अब जिसको ऑर्डिनल, कार्डिनल, नॉमिनल नंबर नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये वही निपुण भारत के पीडीएफ है। देखो, हमें पीडीएफ में भी बहुत सारा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर पढ़ना है, ये चीज याद रखिए। FLN मिशन जो है आपका, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी,
इसकी पूरी पीडीएफ आपकी निपुण भारत की पीडीएफ से आपको पढ़नी है। आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे। तो देखो 3 मेजर टाइप ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि मेजर टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 3 होते हैं, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स एंड नॉमिनल नंबर्स। कार्डिनल मतलब जब एक प्रॉपर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जब आप बात करते हो, किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, जैसे 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, तो ये हो गया। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कितनी है, भाई 20 रुपए हैं, इस तरह का। तो ये बेसिकली फिक्स है, मतलब साइज बताता है आपको किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो इनको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, जैसे किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, किसी टीम में कितने प्लेयर्स हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, ये आपका कार्डिनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो इट इज रिलेटेड टू द पोजीशन, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है। मतलब मान लीजिए कि 10 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, है ना, और आपको पूछना है कि भाई 3rd नंबर पे कौन है, 1st नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट इज जस्ट डिपिक्टिंग द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो उस बच्चे की सिर्फ पोजीशन बता रहा है, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं, तो वो कार्डिनल हो जाएगा। लेकिन जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो वो बेसिकली आपकी ऑर्डिनल कहलाती है। ठीक है, जैसे 4th चाइल्ड है ना, 5th चाइल्ड, 6th चाइल्ड है ना, 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक, ये सारी चीजें आपकी होती है ऑर्डिनल नंबर्स। फिर आता है नॉमिनल। नॉमिनल है तो यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ पर बेसिकली नाउन से रिलेट कर सकते हैं कि किसी चीज, स्पेसिफिक चीज को लेबल करने के लिए जब किसी को एक नंबर दिया जाता है तो उसको, जैसे यहाँ पे ट्रेन नंबर 2298 दे रखा है। मान लीजिए 11 खिलाड़ी क्रिकेट के खेल रहे हैं मैदान में, हम कहें प्लेयर नंबर 14, प्लेयर नंबर 7, तो वो एक हो जाता है। ठीक है, जैसे प्लेयर नंबर की टी शर्ट्स होती हैं, ठीक है, किसी का फोन नंबर हो गया, किसी की गाड़ी का नंबर हो गया, तो ये बेसिकली डिपिक्ट करता है नॉमिनल नंबर्स को, जब हम यहाँ पे बेसिकली किसी चीज को लेबल करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज नॉमिनल नंबर। तो याद रखना है कि 3 तरह के नंबर होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो किसी और चीज के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द ऑर्डरिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। इनमें से कौन सा जो है वो किसी कलेक्शन को ऑर्डर करना हो, उस चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज में। तो यहाँ पर है आपके सामने, मान लीजिए आपको किसी चीज को ऑर्डर करना है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में लगाना है, तो इनमें से क्या चीज नहीं होगी, वो उसको उस चीज में, इनमें से एक चीज नहीं इन्वॉल्व होगी, तो वो आपको बतानी है। ठीक है, सीरिएशन करना यानी कि सीरियल में लगाना, अरेंजमेंट करना, क्लासिफिकेशन करना, या पैटर्निंग करना, पैटर्न में लगाना। तो बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। ये क्योंकि देखो न्यूमेरेसी में ना इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरेसी में अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं FLN में, और न्यूमेरेसी में इस तरह के बनते हैं। क्योंकि आपकी जो CDP टोटल है PRT वालों की 60 मार्क्स की है, तो मे बी FLN से जो है आपके 2-3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है ही, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो बताइए फटाफट से। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जरूरी नहीं है आप ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा रेड बॉल्स को अलग निकालो, येलो बॉल्स को अलग निकालो, तो बड़ी छोटी किस तरह से लग रही है वो जरूरी नहीं है। लेकिन ऑर्डरिंग में क्या होता है ना, बेसिकली आप एक ऑर्डर में लगाते हैं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, इस तरह से। तो सीरिएशन भी वो होता है, अरेंजमेंट भी इसी तरीके से होता है कि आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं उस चीज को। पैटर्न भी ऐसे होता है, मान लीजिए एक पैटर्न ऐसे चल रहा है, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, फिर 3 ट्राइंगल, ठीक है, फिर 3 के बाद 4 ट्राइंगल, ऐसे मान लीजिए एक पैटर्न चल रहा है, तो ये एक पैटर्न हो गया। फिर नंबर में भी पैटर्न्स होते हैं, 5, 10, 15, वो भी एक पैटर्न हो गया। तो पैटर्निंग में भी एक ऑर्डर जो है वो इन्वॉल्व होता है, बट क्लासिफिकेशन में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर होगा ही होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बिल्डिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एक टर्म होती है प्री नंबर कंसेप्ट की। चिल्ड्रन डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। अगर आपको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझना है, समझाना है, तो बच्चों को क्या समझने की जरूरत नहीं है इनमें से, और मतलब ऑब्वियसली 3 समझने की जरूरत है और बाकी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो प्री नंबर कंसेप्ट क्या होते हैं। प्री नंबर स्किल्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। प्री नंबर कंसेप्ट, बेसिकली प्री नंबर कंसेप्ट होते हैं कि नंबर आने से पहले, मतलब जब आप बेसिकली काउंटिंग करते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं, उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए जो काउंटिंग करने के लिए या फिर नंबर्स को सीखने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम प्री नंबर कंसेप्ट्स बोलते हैं। अभी प्री नंबर कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट होता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। मान लीजिए अभी मेरे को लड्डू निकालने हैं, 5 लोग बैठे हैं, या फिर मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं और मुझे लड्डू लेके आने हैं, तो मैं सोचूंगी मुझे कितने चाहिए, कितने लड्डू इनके बराबर चाहिए, एक को कितना देना है। तो ये सारी चीजें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, मैनी एंड फ्यू हो सकता है, कितने कम कितने ज्यादा, एज मैनी एज उतने ही जितने वो है। ठीक है, न्यूमरेशन इसमें नहीं आएगा, मोर देन कितने कम कितने ज्यादा ये इसमें हो सकता है। ठीक है, तो मैनी एंड फ्यू, एज मैनी एज एंड मोर देन एंड लेस देन यहाँ पर नहीं आएगा। देखो प्री नंबर कंसेप्ट और कौन कौन से होते हैं, अभी 8th या 9th क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तब मैं आपको समझाती हूँ कि ये होते क्या है डिटेल में।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट है द एबिलिटी टू इमीडिएटली परसीव द कार्डिनैलिटी ऑफ ए कलेक्शन, यूजुअली नोट मोर देन 4 और 5 एलिमेंट्स विदाउट काउंटिंग, है ना। आपको कार्डिनल नंबर बेसिकली कार्डिनैलिटी कितनी है, उसका स्पेसिफिक साइज कितना है, ये फटाफट से आपको परसीव करना है, फटाफट से सोचना है। लेकिन एलिमेंट्स 5 से ज्यादा मुश्किल, 4 या 5 से ज्यादा मुश्किल से नहीं होते हैं। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं कि इमीडिएटली आपको एक बार देखते ही आपको पहचानना है हाँ कितने होंगे इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, सीरिएशन बोलते हैं या सबिटाइजेशन बोलते हैं। अभी आपको ये देखना है क्या इसको क्या बोलते हैं। तो आप बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। देखो वैसे इस क्वेश्चन में ना क्लियर कट है, बस इससे आपको एक टर्म का पता चल गया, वो जरूरी थी। क्लासिफिकेशन तो आपको पता है क्लासिफाई करना किसी किसी बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा, सीरिएशन तो एक सीरीज में लगाना, सबिटाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि फाइनली आपको एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा दिया और फटाफट से आपको बोला कि फटाफट से बताओ, बिना काउंट किए आपको बताने कितने हैं ये, ठीक है। जैसे हम रैंडमली हमारे सामने कोई चीज बढ़ी है, अरे ये 5-6 होंगे, इस तरह से हम जब कार्डिनल नंबर उसका निकालते हैं बिना उसको काउंट करें एक्चुअल में, तो उसको हम सबिटाइजेशन बोलते हैं। इस टर्म को याद रखना, हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, बट हिंदी मीडियम वाले इसको याद रखें इस टर्म को, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइट सीक्वेंस टू टीच नंबर। अगर आपको किसी को नंबर पढ़ाने हैं तो बेसिकली इसमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल ठीक होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो है इसमें अपॉर्चुनिटीज फॉर काउंटिंग, की काउंटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, राइटिंग न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स लिखना, रीडिंग न्यूमेरल्स उनको पढ़ना, और डेवलपिंग नंबर सेंस, और नंबर सेंस जो है वो डेवलप करना, ठीक है। तो बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर होगा, आपको ये बताना है। सोच लीजिए क्योंकि इसको सीक्वेंस में लगाना है, ओके। तो देखिए जो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर काउंटिंग। बच्चे के सामने सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को काउंट करने की, ओके। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि बच्चों को प्री नंबर कंसेप्ट आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग नंबर सेंस, फिर उनके अंदर नंबर सेंस को डेवलप करना है। प्री नंबर कंसेप्ट में ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें यूज करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रीडिंग न्यूमेरल, बच्चों को फिर न्यूमेरल पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद उसको लिखना आना चाहिए उस न्यूमेरल को। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका, यानी कि ADCB इज द करेक्ट आंसर, ओके। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी फॉर काउंटिंग, उसके बाद आप नंबर सेंस डेवलप करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, देखो अपॉर्चुनिटी फॉर काउंटिंग का मतलब ये नहीं कि आप सीधे आगे 1 2 3 काउंट। ये जो काउंटिंग की अपॉर्चुनिटी है इसमें आपके प्री नंबर कंसेप्ट भी आ जाते हैं जो एक्चुअल में नंबर सेंस से पहले बच्चों को आ जाते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज बच्चों को पहले मिल चुकी होती है, ठीक है। और फिर रीडिंग न्यूमेरल्स एंड लास्ट में राइटिंग न्यूमेरल्स। पहले बच्चों को आइडेंटिफाई या रीड करना आना चाहिए न्यूमेरल जो भी है, न्यूमेरल इज लाइक सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है व्हाट आर न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स होते क्या है, जैसे ये 7 है, 8 है, ये सब न्यूमेरल्स है, बेसिकली सिंबल्स फॉर नंबर्स। नंबर्स के लिए जो सिंबल होता है उसको हम न्यूमेरल बोलते हैं। तो नंबर 7 का सिंबल भी नंबर 7 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब किसी नंबर को जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसके बाद उनकी पोजीशन बताने के लिए क्या होता है, इसको मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। 3 टाइप के नंबर है, तो इसका ऑप्शन आपके लिए आई थिंक बहुत इजी होगा। मैंने कहा था जब लाइन में लगते हैं फिर पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे रुचि है, रुचि की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 4th है ना। तो हम उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, रुचि इज एट 4th पोजीशन। तो ये आपने उसकी बेसिकली पोजीशन बताई है। जब हम रैंक देखते हैं, यूपीएससी में रैंक आती है बच्चों की, मान लीजिए केवीएस में भी रैंक आएगी बच्चों की, तो फर्स्ट रैंक पे कौन, सेकंड रैंक पे कौन, थर्ड पे, ये पोजीशन बता रहा है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू मैथमेटिकल सिंबल्स। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है सूचना का आदान प्रदान होता है बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल्स के द्वारा, साइंस के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलते हैं, या मैथमेटिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पे जो गलत वाले ऑप्शन है वो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो सी और डी में से ही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस को एक टर्म मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं बोलते, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि मैथ्स के रूप में संचार करना, ठीक है। तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर।
द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्री नंबर कंसेप्ट या प्री नंबर स्किल्स हम बोल सकते हैं। जब नंबर आने से पहले बच्चों के अंदर एक कुछ चीजों की सेंस आ जाती है, या फिर हम उनको ऐसे मौके देते हैं कि वहां पे वो काउंटिंग से पहले ही कुछ तरह की काउंटिंग करना सीख लेते हैं, एक्चुअल फॉर्मल काउंटिंग से पहले। तो इन सारी चीजों को हम प्री नंबर स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा प्री नंबर स्किल नहीं है? नोइंग न्यूमेरल्स, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। देखो ऑब्वियसली मैंने आपको 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस जो बता दिया था कि इज अ प्री नंबर कंसेप्ट। अब इन तीनों में से कौन सा प्री नंबर कंसेप्ट नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्री नंबर कंसेप्ट होते हैं जो निपुण भारत में दिए गए हैं। 3 ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। वैसे तो आई थिंक 4 या 5 भी होते हैं, जब पहले मैंने बीएलएड में पढ़ा था तो उसमें 4 या 5 के अकॉर्डिंग कराया था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो आपसे 3 से ज्यादा बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, नोइंग न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स मैंने बताया सिंबल्स हैं, ये तो बहुत बाद में आप सीखते हैं, है ना। ये काउंटिंग जब एक्चुअल में फॉर्मल काउंटिंग आपको आ जाती है, आपको नंबर सेंस डेवलप हो जाती है उसके बाद, बट जो इनफॉर्मल काउंटिंग बच्चा करता है वो इनके थ्रू करता है, प्री नंबर कंसेप्ट के थ्रू, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। अब एक बार इनको देख लेते हैं ये है क्या, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। देखिए वही निपुण भारत वाली पीडीएफ है, प्री नंबर कंसेप्ट्स। मैथमेटिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट हैव ऑफन आर्ग्यूड दैट बिफोर चिल्ड्रन स्टार्ट काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स और डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, दे नीड टू बी एबल टू क्लासिफाई, ऑर्डर एंड सेटअप 1-to-1 कोरेस्पोंडेंट। मतलब उनको क्लासिफाई करना, ऑर्डर में लगाना और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस करना उनको आना चाहिए जब वो एक्चुअल काउंटिंग करने से पहले। ओके, इनको हम बेसिकली बोलते हैं, इनको हम प्रिलिमिनरी स्किल्स बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग से जस्ट पहले आनी चाहिए उनको। तो बेसिकली इनको हम बोलते हैं प्री नंबर कंसेप्ट्स। ओके, अब देखो इसमें जो प्री नंबर कंसेप्ट है वो 3 बेसिक है जो आपको बताए ही गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपको पता है, क्लासिफिकेशन किसी भी प्रॉपर्टी के आधार पर किया जा सकता है, रंग के आधार पर, साइज के आधार पर, ठीक है, कलर, साइज, शेप, इन सब चीजों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सीरिएशन का मतलब है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ABC है, इनको सीरियल में लगाना है, जो सबसे बड़ा उसको सबसे पहले लगा दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है, फिर छोटे को पहले लगा दो। ये एक तरह का ऑर्डर होता है, ऑर्डर करना है एक तरह से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैचिंग या फिर पेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5 बच्चे हैं, एक को रेड टोपी देनी है, दूसरे को येलो देनी है, तीसरे को देनी है, तो जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग देनी है। एक को ज्यादा देनी है कि कम देनी है, कितनों को 2 देनी है, कितनों को 1 देनी है, वही था। ये 3-4 टर्म है, मैनी एंड फ्यू, मोर देन, लेस देन एंड एज मैनी एज। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया तो बिल्कुल सेम यहाँ से था, ठीक है। तो ये 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होता है। बेसिकली आपको मैचिंग करनी होती है, पेयरिंग करनी होती है 2 ऑब्जेक्ट्स की, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपस में, तो ये होता है। तो ये होता है 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। तो ये हो गए आपके 3 प्री नंबर। इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर हम देख रहे हैं तो एक बार उनको देख लें, क्योंकि वो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया। अब कुछ 7 मेजर थीम्स यहाँ पर ली गई है निपुण भारत में न्यूमरेसी के अंदर, जो बेसिकली बच्चे को आनी चाहिए। प्री नंबर कंसेप्ट, नंबर ऑपरेशन सिस्टम, जब हम काउंटिंग करना सीख लेते हैं, न्यूमेरल्स जान लेते हैं, जो काउंटिंग सिस्टम जो भी है वो नंबर सिस्टम में आना चाहिए। शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मेजरमेंट, पैटर्न्स, डेटा हैंडलिंग और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। इन 7 मेजर थीम की बात यहाँ पर निपुण भारत ने की है। तो हो सकता है कि मैथमेटिकल जो अर्ली मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं वो इन 7 से, और इन 7 के बारे में फिर यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है इस पूरी पीडीएफ में। तो आप जरूर इस पीडीएफ को आप पढ़ लें, ठीक है। होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगी, वैसे मुझे लगता है आप लोगों के पास होगी, वैसे कि आप चाहते हैं तो शेयर कर दूंगी इसको, ठीक है। इंग्लिश में है बट लैंग्वेज इज सो इजी, आप इजीली इसको अंडरस्टैंडेबल है ही, मतलब कर सकते हो अंडरस्टैंड इसको। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी जल्दी मिलेगी। उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी के क्वेश्चंस होंगे जो लैंग्वेज से लेकर है, वो भी निपुण भारत के ऊपर, इस पीडीएफ के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, तो उनको भी अटेंड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।